अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरी पर। कोई लड़ना चाहता है तो जंग के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का इंडिया को वाज़े पैगाम, 2 हफ्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी का मुसवदा भी दे देंगे। भारत का सफारती हमला नाकाम, अमेरिका का मसला कश्मीर को दहशतगर्दी करार देने से इनकार। बैन की मून का कहना है कि ड्रोन हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सैलाब आ गया, इंतजामिया गैब, बचाने वाला कोई नहीं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के हवाले से खुलकर एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो हमारे सरहदों पर मसाइल है उनके हवाले से भारत से उन्होंने एक बड़े खुले अंदाज में ये बात कहा कि अगर कोई जंग लड़ना चाहता है तो पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार है। एक बड़ा वाज़े पैगाम था, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से LOC पर कई दफ़ा खिलाफ वर्जी की गई और कई पाकिस्तानी शहरी ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अगर कोई समझता है कि लड़ना चाहता है तो पाकिस्तान बिल्कुल उस लड़ाई के लिए तैयार है। फिर इसके अलावा वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को अंदरूनी महाज पर जो मसाइल दरपेश हैं उनका भी जिक्र किया। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक मरबूत पॉलिसी पेश कर दी जाएगी, 2 हफ्तों में मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होगी, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में फ़ौजी क़यादत जो है वो सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देगी और दूसरे मरहले में सिर्फ सियासी क़यादत शरीक होगी। फिर उसके बाद दहशतगर्दी के हवाले से एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि पूरी कौम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है उसमें उसको एतमाद हासिल हो। लेकिन इसके साथ उन्होंने फिर आज ये बात दोहराई कि ये जो जंग है 9/11 के बाद जो मुसल्लत की गई, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। वैसे तो चौधरी साहब ने जो आज गुफ्तगू की, एक उसमें उम्मीद थी, एक होप दिलाई उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से हर जहन इस वक्त मुतफक्कर है और हर जहन सुनना चाह रहा था कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। लेकिन आज वज़ीर दाखिला ने जो अपनी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने एक नई उम्मीद भी दिलाई। लेकिन ये जो एक बात उनकी थी कि जिसमें उन्होंने ये इयादा किया कि ये जंग उनकी जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। आर्मी चीफ गुज़श्ता साल ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान की गलियों में और मोहल्लों में जो खून बहाया जा रहा है, जो पाकिस्तानियों पर हमले किए जा रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ जंग पाकिस्तान की अपनी जंग है। इसके अलावा चौधरी निसार अली ने यह भी कहा कि एक नया इंटेलिजेंस सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शामिल होंगे और ये 24 घंटे काम करेगा। एक बात उन्होंने आज कही जिसके पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पीछे छोड़ गए हैं। खासा ये एक ऐसी बात कही उन्होंने जिससे यकीनन परेशानियों में भी इजाफा हुआ होगा। क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और वज़ीर दाखिला जो बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस सेक्रेटेरिएट बनाने की, वो किस हद तक प्रैक्टिकल है, क्या उसकी शक्ल आगे होगी, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इस तमाम जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह से देख रही है। आज हम ये बात करेंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ चौधरी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूँगा जो आज इंडिया को एक बड़ा वाज़े पैगाम दिया चौधरी निसार अली ने कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए चाहते हैं, लेकिन अगर कोई लड़ना चाहता है तो हम कमज़ोर नहीं हैं और फिर खुलकर हम उनके साथ लड़ेंगे। आप क्या कमेंट करते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो हम गुफ्तगू और मुज़ाकरात की बात कुछ अरसे से कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए थी। गुफ्तगू और मुज़ाकरात उस वक़्त कामयाब होते हैं जब आप मेज़ पे एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठते हैं। ये तो कोई एक आम आदमी भी समझ सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो इतने सीरियस हैं कि कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त ये नहीं कह सकता कि इस वक्त हम मजबूत पोजीशन में हैं, जबकि इंडिया की तरफ तो ये मामलात नहीं हैं। लिहाजा इंडिया जो हालात हैं वो इस वक्त उनको फेवरेबल हैं। उनके यहाँ इकॉनमी का मसला नहीं है, दहशतगर्दी का मसला नहीं है, एनर्जी का मसला नहीं है। पूरी दुनिया के सामने उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और इसके बरक्स उन्होंने आपकी क्रेडिबिलिटी तबाह करने के लिए पिछले 10-12 साल से जो ढोंग रचाया टेररिज्म का, उसका भी पोल खुल गया। उनके अपने लोगों ने सारी दुनिया को बता दिया कि जी ये तो सारे टेररिज्म के जो वाक़यात हैं ये इंडिया ने खुद करवाए, उनकी एजेंसीज ने करवाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का एक बोहतान लगाया जा सके। तो जब एक कंट्री, एक मुल्क इतनी फेवरेबल पोजीशन में हो, मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात की बात करना ही
ये ठीक स्टेप नहीं था। ये मेरा व्यू है और उसकी मैंने वजह जो बताई मैं समझता हूँ ये एक बड़ी लॉजिकल वजह है। लेकिन आज तो बिल्कुल खुलकर कह दिया चौधरी निसार अली ने कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और खुलकर जंग लड़ेंगे, कोई हमें कमजोर न समझे। देखिए यही एक तरीका है, हम जंग लड़ते नहीं। जंग लड़ने का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। बात ये है कि आपने जब मामलात इतने संगीन हों दोनों मुल्कों के दरमियान कि उन्होंने हमारे जितने पुराने इश्यूज हैं उन सब को बिल्कुल सर्द खाने में रखा हुआ है। और यही नहीं, वो हमारे इश्यूज को सर्द खाने में रखा गया है। एक नया इशू जो कि बाद में निकल आया और जो सबसे ज्यादा संगीन है इस वक्त, मैं समझता हूँ पानी का है। तो आप कैसे मुज़ाकरात उनसे करेंगे जबकि वो ये कह रहे हैं कि जो मामलात हैं उनको एक तरफ रख दें, यानी कश्मीर एक तरफ रख दें, सरक्रीक एक तरफ रख दें और सियाचिन एक तरफ रख दें। और ये जो लेटेस्ट इशू पानी वाला है जिसके तहत वो आपको बंजर करने जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बंद बना लिए हैं आपके पानी को डाइवर्ट करके, और आप बल्कि ये कह रहे हैं कि अच्छा जी आप अगर बिजली बना लेंगे तो हम आपसे बिजली खरीद लेंगे। ये कैसी अप्रोच है? मैं नहीं समझता कि ये बहुत अक्लमंदाना अप्रोच है। चूंकि आपने एक कमजोरी का मुजाहिरा किया और आपने मुज़ाकरात के पीछे, यूं लग रहा था कि जैसे आप मुज़ाकरात में उनके पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो आपके हाथ नहीं आना चाहते। अब भी उन्होंने ये जो LOC का वाकया हुआ है उसके ऊपर उन्होंने साफ कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। इससे क्या जाहिर हुआ कि वो मुज़ाकरात आपसे नहीं करना चाहते, उनको कोई जल्दी नहीं है, वो एक बहुत फेवरेबल पोजीशन में है। आप क्यों इतनी तेजी दिखा रहे हैं मुज़ाकरात की? इससे आपकी तरफ से एक कमजोरी का मैसेज गया है। मैं ये समझता हूं कि आज जो बात हुई है, शुरू से ही आपकी बात ये होनी चाहिए थी कि अगर हम मुज़ाकरात आपसे करेंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। हमारे आपके साथ मसाइल हैं, उन मसाइल के ऊपर बातचीत होगी। खासकर ये पानी का मसला, मैं समझता हूँ इसको सरे फहरिस्त आना चाहिए। ये क्या वजह है कि हमारी हुकूमत की तरफ से आज तक पानी के बारे में, जो कि इस वक्त सबसे संगीन मसला है, कोई बयान सामने नहीं आया? हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ है? जब वहां पे एक एफिडेविट सबमिट किया गया, उसके अंदर खुल के उनके अपने लोगों ने कहा कि भारत मुलव्वस है दहशतगर्दी करवाने में और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में। क्यों उस वक्त आपके फॉरेन ऑफिस ने इसको एक अच्छा मौका जान के, क्या इंडिया ऐसे करता है? उनके हाथ एक छोटा सा मौका आ जाए, उनका फॉरेन ऑफिस, उनका मीडिया, उनकी हुकूमत, उनकी फौज एक पेज पे होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपका पूरा हाउस डिवाइडेड है। आप नुक्ते ढूंढते हैं कि कैसे अपने ही लोगों को, अपने ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाए और इससे आपकी वीकनेस जाहिर होती है। आपकी ये बात दुरुस्त है कि बिल्कुल जब कोई आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हो, इतराज़ कर रहा हो, तो आपको भी उसी सख्ती से जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ने जब ये कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है और बार बार ये कहा मुज़ाकरात करना चाहती है, तो एक इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो गुडविल तो हमने यकीनन उसमें अर्न किया होगा कि क्योंकि ये हम ही थे जो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल चाहते हैं। और फिर ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगर मुज़ाकरात नहीं तो क्या जंग जो है वो मसले का हल है? नहीं 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 नहीं, मैंने शुरू में कहा कि जंग कहने का मतलब ये नहीं कि हम जंग करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ये जंग करना कोई मजाक नहीं है। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और हमसाए हैं, दुनिया में और कहीं ऐसा मामला नहीं है। तो ये जंग की बातें करना, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि वो बार बार आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब उनके चूंकि अंदरूनी कुछ मसाइल हैं, उन्होंने फिर से एक हंगामा आराई जो है वो पैदा कर दी। एक तो ये देखिए कि उनको अफगानिस्तान में वो पोजीशन नहीं मिल रही जिसका वो बड़ी देर से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें उनकी मदद कर सकता है। चूंकि वो मदद ऐसे नहीं हो रही, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको वहाँ रोल नहीं मिल रहा, लिहाजा आप पे ये प्रेशर जनरेट किया जा रहा है। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के आगे इलेक्शंस हैं। इलेक्शन के सिलसिले में वो कोई भी पार्टी, जो 2 मेन पार्टीज हैं जो पाकिस्तान के बारे में कोई नरम बात करेगी, उसको वोट नहीं मिलेंगे। लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगलना है वो उनके लिए ज़रूरी है। एक वो वजह है, आपने देखा कि उनका रवैया क्या था जब ये 5 उनके सोल्जर्स के हिलाकत की बात सामने आई, तो पहले दिन उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक सॉफ्ट बयान दिया और उसने कहा जी ये कोई दहशतगर्द थे, उसने पाक फौज का नाम नहीं लिया। अगले ही दिन चूंकि इतनी रिएक्शन आई उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उसको अपना बयान बदलना पड़ गया और वो उसकी तरफ अब जो लोग हमारे मुल्क में ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मुज़ाकरात और हिंदुस्तान में भी दोस्ती का एक बड़ा अज़म पाया जाता है, मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। आप हकीकत को लोगों तक पहुंचने दें। हिंदुस्तान में वो पार्टी जीतेगी जो अवाम के सेंटिमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगी।
तो कौन कहता है कि हिंदुस्तान में लोग जो हैं वो दोस्ती चाहते हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि यकीनन वो सुनना है कि वो एंटी पाकिस्तान एक रेटरिक सुनेंगे और फिर जो ज्यादा करेगी रेटरिक वो ही जीतेगी। हमारे साथ ही रहिए शाहिद लतीफ साहब, क्योंकि इस वक्त ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी निसार अली खान ने ये जो कहा है कि दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी एजेंसीज को पीछे छोड़ गए, इसकी क्या हकीकत है, और जिस वो इंटेलिजेंस सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं वो कितना फिजिबल है। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ चौधरी से, जो पाकिस्तान के साथ भारत की सरहदों पर जो कशीदगी है उस पर बात हो रही है। और अब हम उनसे बात करेंगे जो आज चौधरी निसार अली खान ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त सारी बहस चल रही है, जो गुफ्तगू उन्होंने उस हवाले से कही। चौधरी साहब, आज जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो उनको पीछे छोड़ गए हैं। ये कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई दहशतगर्द इतने टैलेंटेड हो गए हैं, या उनके रूट्स हमारी एजेंसीज और हमारे दूसरे इदारों में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको अंदर की खबर बड़ी आसानी से मिल रही है? नहीं जी, देखें, उनकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, वाकई इंटेलिजेंस एजेंसीज को पीछे छोड़ गए हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। वो क्यों? हम आज भी जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम एक रिएक्टिव मोड में जा रहे हैं कि जी वो आएंगे, उनकी इतला मिलेगी तो हम ऐसे रिएक्ट करेंगे। क्या किसी ने ये बैठ के सोचा कि ये लोग कौन हैं और ये इतने सोफिस्टिकेटेड कैसे हो गए? ये जो जेल ब्रेक्स हुई, इसके अंदर उन्होंने नाइट विजन डिवाइसेस इस्तेमाल किए, और ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ आपकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स को अटैक किया, उसके अंदर इनके बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। ये वेपन्स उनको कौन देता है? ये फाइनेंसिंग उनकी कौन करता है? क्या कोई ढकी छुपी बात है कि जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और गैर मुल्की फाइनेंसिंग जो है वो इनको सपोर्ट करती है? इनको वेपन्स भी वो देते हैं, इनकी फाइनेंसिंग भी वो करते हैं। और फ्लोर ऑफ द हाउस में पिछली हुकूमत में आपके इंटीरियर मिनिस्टर कई बार कह चुके कि जी ये हमें मालूम है कि फॉरेन हैंड्स इन्वॉल्व हैं, मगर उनमें कभी ये जुर्रत ना हुई कि वो बताएं कौन से फॉरेन हैंड्स हैं, और ना ही उनमें ये जुर्रत हुई कि जो फॉरेन हैंड्स हैं, जो एक तरफ आपके साथ दोस्ती का आज़म दावा करते हैं और दूसरी तरफ वही आपके पीछे छुरे घूमते हैं, उनको कन्फ्रंट किया जाए। उनको क्यों नहीं कन्फ्रंट कर सकी गवर्नमेंट? और आई विश कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अब ये बैसाखियां तोड़े, और जब तक शाहिद साहब एक और बात उन्होंने उनके सामने एक और बात कही आज वजीर दाखिला साहब ने कि एक वो सेक्रेटेरिएट बनाएंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के, तमाम उसमें नुमाइंदे MI के, ISI के होंगे, 24 घंटे वो काम करेगा। आप ये समझते हैं कि ऐसे सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है इंटेलिजेंस की, और ये सही सिमत जा रही है गवर्नमेंट? जी बिल्कुल, जो आज पॉलिसी अनाउंस की है मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कि ये रिएक्टिव पॉलिसी है। हमारे पास एक प्रोएक्टिव पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए। उसमें ये जो रूट कॉजेज जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, देखें, अगर आप इनकी कुमक पीछे से तोड़ेंगे, कनेक्शन तोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली टेररिज्म सेटल हो जाएगा। अगर आप इनकी कुमक नहीं तोड़ते तो ये आपको भगाते रहेंगे, फिर आप इनको चेस करते रहेंगे। वो एक फेमस चीज़ है कि जब भी आप जंग की बात करें, किसी को टैकल करने की बात करें, सबसे पहले कहते हैं रेस्ट द इनिशिएटिव फ्रॉम द एनिमी। आपने अगर इनिशिएटिव इन्हीं को दिए रखा, आप पैसिव मोड में काम करते रहे, इन्हीं के पीछे भागते रहे, तो ये नित नए तरीके इख्तियार करेंगे और आपको थका दिया जाएगा। ये सही तरीका नहीं होता। किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, यानी आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ना करें, उसका कॉज देखें कि कॉज क्या है, ये कहां से इनको चीजें आ रही हैं, इनको कौन फाइनेंसिंग कर रहा है, इनको वेपन्स कहां से आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि कराची से सैकड़ों कंटेनर जो हैं वो गायब हो गए और आज तक हमें नहीं पता चला कि वो कौन लाया, किसको दिए गए, कहां इस्तेमाल हुए। मैं उन चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं कि इसके रूट कॉज को देखिए। ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं, उनको टेबल पे बिठाएं, ब्रीफिंग लें, ये दहशतगर्दी के हर पहलू जो है उसके एनालिसिस कीजिए
और फिर ग्रास रूट से इसको टैकल करने की बात करें। हाँ, फिलहाल आपकी पॉलिसी ठीक है, बशर्ते के इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें। अच्छा, ये क्योंकि इस वक्त इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज फिर चौधरी निसार अली ने ये कहा कि ये जो 9/11 के बाद जो जंग है ये हम पर मुसल्लत की गई है, ये हमारी जंग नहीं है। जबकि अभी जो गुज़श्ता साल 14 अगस्त पर जो तकरीर की थी जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने, उसमें उन्होंने ये कहा था, खुलकर ये बात कही थी कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान की जंग है, और अगर कोई ये समझता है कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है तो उसको अपनी इस स्टैंड पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर रिव्यू करना चाहिए। और साथ ये बात भी आई कि आज चौधरी निसार अली ने कहा कि अगर अवाम की हमायत हासिल ना हो तो तन्हा फौज ये जंग नहीं जीत सकती, और बिलाशुबा ये सही बात है। तो एक हमें थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है जो इस वक्त हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसकी जो क़यादत है और जो सिविल क़यादत है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये गैप है, आपने ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और दो गैप्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। पहली बात ये कि मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का हर शख्स ये जानता है कि ये जंग हमारी थी नहीं, मगर आज हमारी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पॉलिसीज रिव्यू नहीं की। ठीक है, एक उस वक्त सरबराह था इस कौम का, उसने अपने मंतक के मुताबिक अमेरिकन वॉर जो है ऑन टेरर उसको ज्वाइन करने की बात कर दी, मगर उसके बाद क्या ये पॉलिसी रिव्यू नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये जो अमेरिकन वॉर है इसके नताइज नहीं देखने चाहिए थे? उन्होंने तो कब से कहा कि जी अलकायदा की हमने कमर तोड़ दी, तो फिर वो वहां पे ड्रोन अटैक तो आज तक कर रहे हैं। ये कंटिन्यू कैसे हुई? आप इनके अलाई क्यों बन के रहे? आपने नहीं देखा कि दहशतगर्दी बढ़ी है, इससे कम नहीं हुई? ये तो हकीकत है, मगर इसको रिव्यू करना चाहिए था। अब जब आपने रिव्यू भी नहीं किया, अब पूरा पाकिस्तान इस जंग की लपेट में है, दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे हैं, जेलें टूट रही हैं, लोगों को हर जगह पे उनका खून बहाया जा रहा है, वो किसी पे भी रहम नहीं खाते। आज आप कैसे कह सकते हैं कि जंग किसी और की? हाँ, इस तरह किसी और की है कि बाहर से उनको सपोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर इंतशार और अफरा तफरी फैलाने में बाहर से सपोर्ट है, मगर वो जंग उनकी आप नहीं कह सकते। अब ये लोग हमसे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने में ये लोग अब सामने हैं, फ्रंट पे आए हुए हैं, इनको आपने अब पकड़ना है। शाहिद साहब, एक और बात भी कही आज चौधरी निसार अली ने। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। गालबन उनका इशारा इस तरफ था कि मसलन बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं या जो ग्रुप्स लड़ रहे हैं, शायद वो उन ग्रुप से मुख्तलिफ हैं जो फाटा के इलाके में हैं, जो वजीरिस्तान में हैं, जो KPK में हैं, फिर जो इंटीरियर सिंध में हैं, और इवन पंजाब में भी जो सदर्न पंजाब, जिसको कोई नाम नहीं ज़्यादा लेते लोग, जिनको पंजाबी तालिबान कहा जाता है। तो फिर जब ये ग्रुप्स के जो रीजंस मुख्तलिफ हैं, तो क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हम इसे कंट्रोल कर सकेंगे, या जो उनके जेन्युइन कंसर्न है, मसलन जिस तरह बलूचिस्तान में गुर्बत का मसला है, पॉवर्टी का मसला है, जब तक वो हल नहीं होंगे तो इस मसले पर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से किस तरह काबू पा लेंगे? नहीं जी, नहीं, ये बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू है ना। ये मेरा ख्याल है कि जब आज वज़ीर दाखिला ने ये बात की तो वो इस मामले की, इसकी नेचर को समझते हैं कि जो मुख्तलिफ वजूहात हैं टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, वो मुख्तलिफ हैं। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बलूचिस्तान में सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है। कराची में आपने देखा कि वहाँ पहले टर्फ वॉर का मामला था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने विंग्स बना लिए थे, अब वो एक और सूरत इख्तियार कर गई। फाटा में जो जंग है उसकी एक और सूरत है, मगर ये वजूहात तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। इनको हवा देने के लिए अब बहुत सारे बाहर के जो एक्टर्स हैं उन्होंने इसमें छलांग लगा दी है, और जब भी खला पैदा होगा, आपको मालूम है कि वहाँ दूसरे एक्टर्स और दूसरी फोर्सेस उसके अंदर छलांग लगाती हैं। अब उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब वो जंग जो है वो उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए यहाँ पे जो है वो लड़ी जा रही है। सेक्टेरियन मामला क्रिएट कर दिए गए, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन की जैसे मैंने बात की उसको उछाल दिया गया, और उसके अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स अब डाल दिए गए कि वो सारा मामला जो है उसको एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, एक क्योंकि टाइम कम है लेकिन मैं आपका कमेंट चाहूंगा। आज एक और बात की चौधरी साहब ने, वजीर दाखिला साहब ने, कि एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स वो बना रहे हैं। अब ये कुछ बयान कीजिएगा कि ये कितनी जल्दी ऐसी फोर्स बन सकती है, और उसके लिए जितने वसाइल दरकार होंगे वो हमें कोई बजट एलोकेशन में नज़र नहीं आ रहा है, तो किस तरह वो ये आप समझते हैं करने की पोजीशन में होंगे? देखें बात ये है समी साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी के सारी चीज़ें जो उन्होंने आज बात की, ये एक नेचुरल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है। सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन करे,
फौरी तौर पे उसके रूट कॉजेज़ को बताए, उसके मुख्तलिफ एंगल्स को देखें, देखने के बाद ये बताए कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ दहशतगर्दी हैं, इनको हमने टैकल करने के लिए ऐसे ऐसे करना है। ये तो एक पॉलिसी बन गई। अब उस पॉलिसी को जब आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर वो वाले एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे जो आज उन्होंने नेक्टा टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि जी एंटी टेररिज्म एजेंसी जो है वो वो एक हेडक्वार्टर किस्म की एक एजेंसी हो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फिर देखे, और फिर आगे ही ये जो एग्जीक्यूशन के लिए आपको जो रैपिड रिएक्शन फोर्स की हम बात करते हैं, काउंटर टेररिज्म फोर्स, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पे एक्शन में आएगी, ये रेडिली अवेलेबल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया जो कह रहे थे कि पहले पॉलिसी बने और फिर उस पर एग्जीक्यूशन के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको लिया जाएगा। चौधरी निसार ने एक बात ये भी कही कि जो लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, जो बड़ी खौफनाक बात है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में पहले मरहले पे जो ये कच्ची आबादियां हैं, जो लोग विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, जो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो रह रहे हैं, उनको बिल्कुल शहर से बाहर निकाला जाएगा। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे वजारत खारजा के तर्जुमान जनाब एजाज चौधरी से, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैन की मून जब ये कहते हैं कि ड्रोन इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं, तो फिर पाकिस्तान उनके साथ ये मसला क्यों नहीं उठाता। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं, 2 रोज़ा दौरे पर। आज वो इस्लामाबाद पहुंचे, बड़ा मसरूफ़ दिन उन्होंने गुजारा, और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान का जो किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा में उसको बहुत अप्रीशिएट किया। ख़ास तौर पर जो पीस मिशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रीशिएट किया। बताया जा रहा है कि उनका जो दौरा है उसमें अफ़गानिस्तान से जो ट्रांजिशन होनी है, वहाँ से नेटो फोर्सेस का विड्रॉल है, बैरूनी अफवाज वहाँ से चली जाएंगी, उसमें पाकिस्तान का रोल नहायत अहम होगा। इस दौरे में बान की मून इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात आज उन्होंने कही, उनका ये कहना था कि जो ड्रोन्स हैं वो किसी भी बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में नहीं आते, और अगर इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए होना चाहिए। गोया जो इस वक्त ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं उसको भी बैन की मून ने डिसओन किया। हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर खारजा के तर्जुमान जनाब एजाज चौधरी साहब। उनसे हम बैन की मून के जो दौरा पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान का आगे चलकर किरदार होगा उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वाशिंगटन DC में, जहां भारत का एक सफारती हमला जो था वो नाकाम हुआ, क्योंकि अमरीकी दफ्तर खारजा ने आज वाज़े तौर पर यह कहा कि दहशतगर्दी के मामले को, मसले को कश्मीर के अंदर जो जिद्दोजहद है या जो कश्मीर का मसला है उससे लिंक नहीं किया जा सकता। भारत की ये बड़े अरसे से कोशिश थी और अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और कश्मीर को लिंक कर दिया जाए। हम पहले इसी मसले पर, मैं एजाज चौधरी साहब वेलकम इन द शो, आपसे मैं इसी पर सवाल करूंगा कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं जो आज वहाँ पर अमरीकी दफ्तर खारजा ने कश्मीर और दहशतगर्दी को अलग अलग करार दिया है और भारतीय जो कोशिशें थीं वो नाकाम हुई। जी, अमरीकी दफ्तर खारजा का यह बयान मैंने तो भी नहीं देखा, लेकिन ये उनकी मुसलमा पॉलिसी भी है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कश्मीर में मसला है हक़ खुद इरादियत का, टेररिज्म का कोई इशू नहीं है। ये तो अगर कोई बनाने की कोशिश करे तो ये बिल्कुल एक मसनूई अमल होगा। ये पिछले 60 साल से 66 साल से कश्मीर में एक स्ट्रगल चल रही है और उनको उनका हक़ खुद इरादियत दिए बगैर जो है वो पायदार अमन इस खित्ते में नहीं आ सकता। तो ये कोई यानी ढकी छुपी बात नहीं है। दहशतगर्दी से उसका जोड़ना जो है वो बिल्कुल गैर मंतकी है और हमारी भी समझ से बाहर है। बहरहाल अच्छी बात है, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अगर ये बयान दिया है, मैंने भी खुद नहीं देखा, तो ये बिल्कुल मंतकी बात है जी। अच्छा एजाज साहब, अब बात करते हैं, बैन की मून साहब हैं इस्लामाबाद में और आज उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ भी की जो पीस मिशंस में पाकिस्तान की फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है, और इसके साथ उन्होंने ड्रोन हमलों पर भी गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि जो बैनुल अक़वामी कानून है उसके दायरे में ये नहीं आते और अगर इसका इस्तेमाल होना भी चाहिए तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए होना चाहिए। ये बयान कीजिएगा कि ये जो ड्रोन का मसला है इसका कुछ इम्कान है अगर हमारी डिप्लोमेसी वाशिंगटन के साथ कामयाब नहीं होती तो फिर हम इस मसले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं?
ड्रोन के मसले पर तो हमारी पोजीशन जो है बड़ी वाज़ेह है और उसका कई बार बरमला इजहार किया जा चुका है। हमारी अपने मुल्क की क़यादत ने इसको, जब से ये हुकूमत आई है, वज़ीर आज़म साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इसको बड़े वाशगाब लफ्ज़ों में बयान किया और हमारा ये पैगाम जो है वो यकीनन अमेरिका की हुकूमत तक भी पहुँचा है और दुनिया की बाकी अक़वाम ने भी सुना है। अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपके इल्म में होगा कि इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के यहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्टर आए थे और उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ी मालूमात ली थी और उसके बाद जाके उन्होंने जिनीवा में बयान दिया था। और अब ये अक्टूबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये दोबारा ज़ेर बहस भी आएगा। हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बयान दिया और अब बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर सेक्रेटरी जनरल साहब ने ख़ुद भी ये कहा और ये पूरी एक डिबेट चल पड़ी है बैनुल अक़वामी बरादरी में कि ड्रोन्स हमले जो हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और उनका फ़ायदा भी नहीं है। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या कोई भी और जंग लड़ने के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे नज़दीक तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, उसका वो फ़ायदा नहीं दे रहे जो उनसे हासिल होना था। तो हमारे लिए खुशाइंद बात है कि सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ पे आए हैं और एक बड़े भरपूर वफ़द के साथ आए हैं। पाकिस्तान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार है, बड़ा मुस्बत किरदार है, बड़ा मजबूत किरदार है, उसकी उन्होंने तायीद भी की और उसकी हमायत के लिए भी आए। और उससे भी बड़ी खुशाइंद बात एक ये है कि ये हमारे यौम तासीस, यौम आज़ादी के मौके पर आए हैं और पाकिस्तानियों की खुशियों में ये शरीक हुए हैं। अच्छा एजाज साहब, ये बयान कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होने वाली है अफगानिस्तान में, नेटो फोर्सेस का विड्रॉल होने वाला है, मुज़ाकरात भी तालिबान से चल रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें एक बड़ा रोल होगा। पाकिस्तान की भी अपनी एक हैसियत है। इस दौरे में उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू होगी? बैन की मून साहब ये मामला भी हुकूमत पाकिस्तान से उठाएंगे कि क्या आगे चलकर पाकिस्तान मदद कर सकता है और क्या रोल होगा पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, इनके साथ जो बातचीत हो रही है और उस एजेंडे में इलाकाई सूरत हाल भी है और आलमी सूरत हाल भी है और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में अफ़गानिस्तान का मसला है। हम अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गानिस्तान में जो किरदार है उसकी हमायत करते हैं और आइंदा भी जो 2014 के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार होगा उसकी भी हम हमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा एक बावकार इदारा है, एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रल है और हम ये चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है अपना एक मुस्बत किरदार जो है वो अफ़गानिस्तान में ज़रूर अदा करे। अच्छा एजाज साहब, एक और अहम मसला, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो ये यकीनन सवाल जो है नाजरीन भी सुनना चाहेंगे। LOC पर इस वक्त बड़ा एक टेंशन की सी सूरत हाल है और जो इंडियन वजारत ख़ारजा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो सेक्रेटरी लेवल पर मुज़ाकरात की हुकूमत पाकिस्तान की जो पेशकश थी, अपरेंटली इंडिया कोई ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। आप क्या समझते हैं कि अब आगे क्या होगा चलकर, किस तरह इस मामले को हैंडल किया जाएगा? मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखी, अगरचा मैंने उस पर बहुत से कमेंट्स देखे हैं। कोई कहते हैं कि पुरानी स्टेटमेंट के हवाले से दी गई है। बहरतौर ये तय है कि जो पिछले 4-5 दिन में हुआ उस पर हमें बड़ी गहरी तशवीश है। हम समझते हैं कि अमन अमल जो है उसके लिए साजगार माहौल नहीं बना। ये जो LOC के ऊपर तवातर से खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और उसके साथ कुछ और इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात हुए हैं, आपके इल्म में है। हमारे हाई कमीशन के सामने लोगों का जमा होना या दोस्त की बस को रोकना या PIA को धमकियाँ देना, तो ये सारे जो मामलात हैं ये उस विज़न से मुतसादम है जो हमारी क़यादत ने हमारे ख़ित्ते के लिए सोची थी। और आपको याद होगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ ही इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पाकिस्तान का जो अड़ोस पड़ोस है उसमें अमन हो, हमारे तमाम हमसायों के साथ अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात हों। और इसी ज़मीन में उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से 2 बार बातचीत भी की और कुछ वहाँ से भी मुस्बत इंदिए आए थे और एक माहौल बन गया था। लगता था कि अमन का जो सिलसिला जो पिछली जनवरी से रुका हुआ था या सुस्त था वो दोबारा चल निकलेगा। और ऐसे में ये 4-5 दिन का जो वाक़या हो जाना यकीनन अच्छी बात नहीं है। हम तवक्को करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और ये जो है मुज़ाकरात का अमल बिल्कुल ना रोका जाए, अमन का अमल ना रोका जाए और इश्तियाल अंगेज़ी भी ना हो, बल्कि तहम्मुल और बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है ना उनको आगे बढ़ाया जाए। चौधरी साहब, ये बयान कीजिएगा कि अगले चंद दिनों में कोई हाई लेवल कांटेक्ट किसी सतह पर आप देखते हैं इस टेंशन को ईज़ करने के लिए? कोई इम्कान है इस बात का, कोई किसी हवाले से गुफ्तगू का?
कुछ तो हमारे इनके साथ राब्ते तो हैं, वो राब्ते तो ख़त्म नहीं हैं, सफारती सतह पर है। आपको के इल्म में है कि कल हमने हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा में तलब करके अपनी तशवीश से आगाह भी किया था। इसी तरीके से मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल भी राब्ते में हैं, जो फ्लैग मीटिंग्स भी हो सकती हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी या इनफॉर्मल डिप्लोमेसी भी है। तो राब्तों की कमी नहीं है। असल जिस बात की कमी है कि उन राब्तों को बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस ज़मीन में ईद से चंद दिन पहले जो एक इजलास हुआ उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि अगर कोई गलतफहमियाँ होती हैं तो इन चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने तो ये पेशकश भी की कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं कि किस तरीके से इन जो चैनल्स को बेहतर बनाया जा सके ताकि आइंदा के लिए इस किस्म की ना गलतफहमियाँ और अगर हों तो उनको टेंशन की शक्ल ना इख्तियार करे, तनाव की शक्ल ना इख्तियार करे, कशीदगी को कम कैसे किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब जो ये कह रहे थे कि राब्तों की तो कमी नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान, बुनियादी तौर पर वो सोच आनी चाहिए जिससे खित्ते में अमन हो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दूसरी एक और आफत का जिसका पाकिस्तानी आजकल शिकार हैं, वो है बारिश और उसके बाद सैलाब। इस वक्त जो आवाम है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, हुकूमत नज़र नहीं आ रही और लोग फिर अल्लाह की जानिब देख रहे हैं कि खुदा ही उनकी मदद करे। हम अपने नुमाइंदे सगीर से बात करेंगे जो इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं, लेकिन ये ब्रेक के बाद। मुल्क के बेशतर हिस्सों में इस वक्त मानसून की बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से सैलाब की सी भी सूरत हाल है। ये बारिशें होने से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और आवाम के साथ हम खड़े होंगे और जो लोग जिनको मदद की ज़रूरत होगी वो मदद दी जाएगी। लेकिन जैसे ही ये बारिश आई और सैलाब आया, लगता है कि वो सारे इंतजामात इसी सैलाब में बह गए हैं। शहरों में पानी घरों में दाखिल हो गया जिसकी वजह से लोग बड़ी मुश्किल में हैं। ख़ासतौर पर रावलपिंडी में एक अजीब सूरत हाल हुई है बारिश के बाद, जहाँ पर नाला लई में कई नौजवान भी डूब गए और कई आबादियों में पानी दाखिल हो गया जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन वहाँ पर हमें इंतजामिया नज़र नहीं आई। हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी मौजूद हैं जावेद कॉलोनी में रावलपिंडी में, कुछ मुतासरीन के साथ उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर। वालेकुम सलाम साहब। सगीर, ये बताइए कि ये जो इलाका है रावलपिंडी में जहाँ आप हैं, वहाँ पर सैलाब ने क्या किया और क्या कहीं इंतजामिया नज़र आई है? जो लोग मुतासर हुए बारिशों से, कुछ उनको कोई रिलीफ, कोई रेस्क्यू? साहब, रेस्क्यू तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बता दूं, सुबह आज जो है वो 7 बजे के करीब जो बारिश हुई थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उस बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि इस्लामाबाद जो है वो उसके 15 से ज़ायद सेक्टर हैं रिहायशी, वहाँ पर घरों में बेसमेंटों में पानी भराया। इसके अलावा रावलपिंडी जो है उसके बेशतर इलाके जो हैं वो इस पानी में डूब गए। नाला लई जो है उसकी सतह जो है वो तकरीबन 24 फुट से भी ज़्यादा बुलंद हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ नौजवान भी इसमें डूबे, एक खातून जो है वो जाँ बहक हुई। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाके हैं उसमें जावेद कॉलोनी है, नदीम कॉलोनी है और चमनजार का इलाका है, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है, गुलरेज है। और इस वक्त मैं जो मौजूद है एक घर में मौजूद हूँ, ये जावेद कॉलोनी का इलाका है और ये जो घर है इसमें 3 फैमिली रहती हैं। मोहम्मद रियाज का ये घर है और अब ये सूरत हाल आप अगर कैमरामैन सुनील दिखा सके तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये घर का टोटल सामान है और इसमें बिस्तर हैं, कपड़े हैं, इसके अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। और अगर ये देख सकें आप तो किचन का सामान भी हमें नीचे नज़र आ रहा है, ये खाने पीने की अशिया हैं। ये अब इस वक्त टोटल जो है ये लोग जो हैं वो सड़क पर हैं और इमदादी इदारों की, इमदादी कारकुनों की राह तक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंतज़ामिया ने एक चक्कर लगाया था, इनका ये कहना है, और वो भी इत्तफाकिया एक चक्कर जैसे होता है, और वो लगा के वो चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। इन लोगों ने अभी तक जो है वो खाना भी नहीं खाया। ये बताइए सगीर, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कितने लोग हैं जो मुतासर हुए होंगे, कितनी बड़ी आबादियाँ हैं जो इस वक्त जिनको मदद की, खाने की और सोने के लिए जगह की ज़रूरत है? सामी साहब, मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ जावेद कॉलोनी में, ये तकरीबन कोई 2000 के लगभग जो है वो घरों पर मुश्तमिल है। और अब अंदाज़ा लगा लें कि एक घर में 2 से 3 फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त मुकीम हैं, रहायश पजीर हैं। तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कॉलोनी है। तो तकरीबन कोई 20 से ज़ायद इलाके रावलपिंडी के ऐसे हैं जो मुतासर हुए हैं आज की इस बारिश की वजह से।
लेकिन इंतज़ामिया का ये कहना था, दावे थे कि हम लोगों ने उनको खुराक तकसीम की है और उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, उनके साथ जो है वो बहुत अच्छा सलूक होगा और उनको उनकी बाकायदा से लिस्ट बनाई गई है, इमदाद भी दी जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे, लोगों से बात की, तो लोगों का ये कहना था कि ऐसी कोई बात ना नज़र आई है, ना उनको नज़र आती है मुस्तकबिल में। वो बहुत मायूस हैं। जिस घर में मौजूद हैं, रियाज का ये घर है, उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, अब वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। रियाज साहब ये बताइएगा कि चूँकि ये आपका सारा घर जो है मुतासर हुआ, 3 फैमिली रहती हैं, क्या मुश्किलात हैं आपको? क्या आपने आज कुछ खाया पिया? किसी ने आपको कुछ खाने के लिए भी दिया? सर हमारा तो रोज़ा है, हम तो ईद वाले दिन से रोज़ा रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ईद वाले दिन भी पानी आ गया था रात को। हमारे बच्चे, हमारे पास गद्दे नहीं, सोने के लिए कुछ नहीं, हमारी दाल रसी करने के लिए हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया और अभी तक हम इसी बेकार मददगार बैठे हुए और तो यही सोच रहे हैं कि ऊपर अल्लाह का हाथ रहा है, बारिश होगी तो और किधर जाएंगे, और अल्लाह ना करे मकान डिमालिश हो गया या कोई दीवार गिर गई, हम गरीब आदमी क्या करेंगे हम। अभी साहब आपने ये तासरा सुने इनके कि ये किस मुश्किल हालात में है। उनका ये कहना है कि अभी तो ना उन्होंने कुछ खाया भी है और सगीर बहुत शुक्रिया। ये सगीर जिस आदमी से बात कर रहे थे पाकिस्तान का एक अहम शहरी था जो अपनी कहानी सुना रहा था, और शायद ये उन हज़ारों लाखों लोगों की कहानी है जो बारिश के सैलाब से मुतासर हैं, जिनके लिए सिर्फ हुकूमत के दावे हैं, हुकूमत के वादे हैं। किसी सियासतदान से बात करें तो उसके पास एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है वादों की, और फिर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उनकी हुकूमत या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई किसी गरीब आदमी की मदद नहीं की। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, वहाँ पर जाकर देखें, तो आपको भूखे लोग नज़र आएंगे, आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनका तमाम सामान बह गया, जिनके पास सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और वो हुक्मरानों की जानिब देखते हैं, लेकिन शायद मदद उनको अल्लाह की तरफ से ही मिलेगी। अभी हमारे हुक्मरान इस काबिल नहीं हुए कि वो उस आवाम की मदद कर सकें जिनके वोटों से वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आते हैं। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं कि खुदा हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे, उनको होश दे, ताकि वो आवाम की मदद कर सकें, आवाम की खिदमत कर सकें, अपना फरीज़ा सही दुरुस्त अंदाज में अदा कर सकें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी और में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।